हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। हमने चीता को बचा लिया था और बाघ को बचा लिया था। अब आगे बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। इस पर क्वेश्चन ना बने तो ये तौहीन होगी एग्जामिनर की। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ये CR यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। ये CR क्या होता है ये मैंने वीडियो में आपको पहले बता चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। साइट्स के अपेंडिक्स 1 यानी कि परिशिष्ट 1 में है। साइट्स क्या है ये भी बता चुके हैं। वन जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और 4 लिखा है, आप याद रखेंगे अनुसूची 1 में ये शामिल है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के तहत जो 22 प्रजातियों की सूची है उनमें से एक प्रजाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, अन्य फैक्ट क्या है तो अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उपयुक्त दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों को हाई टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने का आदेश दिया था। ठीक है, कौन दो राज्य होंगे आप समझ लीजिए। इसमें एक तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उपयुक्त दोनों राज्यों की बिजली कंपनियों को हाई टेंशन लाइन के भूमिगत करने का आदेश दिया था, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो सबसे ज़्यादा खतरा हुआ वो हाई टेंशन लाइन से है। इस कार की व्यावहारिकता के परीक्षण के लिए एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने HLC को 3 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत देने का आदेश किया। अपने को कोई इससे मतलब नहीं है। केंद्र और राजस्थान सरकार ने इस पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसा करना संभव नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पर्यावरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि गुजरात और राजस्थान की बात यहाँ पर हो रही है। अब बात करें विशेषताएं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात हो रही है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो इनकी विशेषताओं के बारे में, मध्य प्रदेश में से सोन चिड़िया कहा जाता है, राजस्थान में गोडावन कहा जाता है और महाराष्ट्र में मलधोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों नाम, सोन चिड़िया, गोडावन तो बहुत बार पूछा है, और मलधोक महाराष्ट्र में कहा जाता है। शुतुरमुर्ग का जैसा दिखता है, भारी वजन के बावजूद आसानी से उड़ सकते हैं। भारत में इसकी जो बस्टर्ड प्रजाति है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकन है और बंगाल फ्लोरिकन है। इंपॉर्टेंट याद रखना तीनों, लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पर्यावास की बात करें तो यह शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदान यानी कि सूखे क्षेत्र, यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ, खुला क्षेत्र हो, लंबे घासों से युक्त कृषि भूमि हो और सिंचित क्षेत्रों में जाने से ये बचता है। यानी कि नमी होगी, इसको पानी बहुत डर लगता है। ये मतलब एक वो राजपाल यादव है ना जिसको पानी पानी बोल दो उछल जाता है, बस वही समझ लो। राजस्थान में इसकी संख्या सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है और ये भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है। प्रमुख स्थल हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, राजस्थान में, नलिया गुजरात में, वरोरा महाराष्ट्र में और वेल्लारी कर्नाटक आदि में पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के समझ कुछ अन्य खतरे हैं, जैसे शिकार, पर्यावास को नुकसान, हरियाली परियोजनाएं जो कि शुष्क घास के मैदानों को वन क्षेत्र में बदल रही है, और शिकारियों द्वारा इनके अंडों का शिकार। शिकारी सिर्फ मनुष्य नहीं है, जानवरों की भी बात हो रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम, आप देखिए वीडियो देखिए, बहुत अच्छे पक्षी हैं देखने में। तो यह प्रजाति वन्यजीव पर्यावरणों को एकीकृत विकास के तहत प्रजातियों की रिकवरी कार्यक्रम में शामिल है। इस एकीकृत विकास कार्यक्रम का संचालन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर रहा है और इसे राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-16 के तहत शामिल किया गया है। अब बस्टर्ड बच गया, अब आगे बचाते हैं हाथियों को। माइक पे क्वेश्चन एक आने वाला है जो आपको पता है। तो भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में तराई हाथी रिजर्व TER को मंजूरी प्रदान कर दी। यह लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित होगा। हाथी की बात करें तो ये CR में तो नहीं है, यानी हाथी जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, और ये साइट्स के परिशिष्ट 1 में है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और 4 में ये शामिल है। अन्य संबंधित तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपी के अन्य टाइगर रिजर्व की बात, एलिफेंट रिजर्व की बात कर लेते हैं। तराई एलिफेंट रिजर्व में कौन कौन शामिल है तो दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के वन क्षेत्र भी शामिल हैं। तराई हाथी क्षेत्र में 4 वन्य प्रजातियां विशेष रूप से, जैसे बाघ है, एशियाई हाथी है, दलदली हिरण है,
देखिए जहाँ तराई वहाँ दलदल तो हो गई, और एक सींग वाले गैंडे को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि बाघ, एशियाई हाथी, दलदली हिरण और एक सींग वाले गैंडे। एलिफेंट रिजर्व के बारे में वैसे तो मैंने डिटेल में बता दिया, फिर भी आपको बता देते हैं कि सरकार ने हाथी रिजर्व को एक प्रशासनिक श्रेणी के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत हाथियों और उसके आवागमन वाले विशाल भूभागों का सीमांकन किया गया है, और इस केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत ये अधिसूचित है। हाल ही में अधिसूचित किए गए 2 हाथी रिजर्व लेमरू छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट है, अगस्त मलाई तो तमिलनाडु, नाम से ही मलाई जान जाओगे तो तमिलनाडु है। लेमरू याद रख लेना, छत्तीसगढ़ में स्थित है, और देश के सभी 33 हाथी टाइगर रिजर्व लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्र पर कवर करते हैं। तमिलनाडु और असम में सबसे ज़्यादा हाथी रिजर्व में, प्रत्येक में 5 है, याद कर लेना। केरल में 4, उड़ीसा में 3, और कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व सबसे बड़ा हाथी रिजर्व है, ये भी आपको याद कर लेना। यानी कि तमिलनाडु असम में हाथी रिजर्व किस एलिफेंट रिजर्व संख्या 5, केरल में 4, उड़ीसा में 3, और कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व सबसे बड़ा हाथी रिजर्व। अगर और डिटेल में पढ़ना है तो एक वीडियो मैंने पहले ही डाल रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं एलिफेंट रिजर्व के बारे में। अब बात करें भारतीय हाथी की विशेषताओं के बारे में, तो जिसका पूरा नाम है एलिफस मैक्सिमस, मैक्सिमम साइज का ना मैक्सिमस। तो एशियाई हाथी काफ़ी बुद्धिमान प्राणी होते हैं, ठीक है। नहीं तो किसी को आप हाथी कह दो बुरा नहीं मानता, किसी को गधा कह दो बुरा मान जाता है। हालांकि गधे भी आजकल के इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई हाथी काफ़ी बुद्धिमान प्राणी होते हैं, इनमें मजबूत पारिवारिक बंधन होते हैं, ठीक है। ये भी परिवार को मानते हैं, ये कम्युनिस्ट की तरह नहीं, परिवार को नहीं मानते। हाथी आपसी संचार हेतु काफ़ी परिष्कृत रूपों का उपयोग करते हैं, इनका व्यवहार काफ़ी जटिल होता है। इनमें चीज़ों को उपकरण के रूप में प्रयोग करने और दुख और दया जैसे भावों को महसूस करने की क्षमता भी होती है। हाथी मेरे साथी मूवी देखी हो, आंसू आ जाऊंगा आपके, बिल्कुल उसी तरह ये आपस में एक दूसरे से संबंधित मादा हाथी का झुंड बनाते हैं। इनका नेतृत्व सबसे वृद्ध हथनी करती है, समझ रहे हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती है तो हथनी करेगी, और जिसे कुल माता कहते हैं, मैट्रियार्च। सभी स्तनधारियों में से सबसे लंबी गर्भधारण अवधि 18 से 22 महीने हाथियों की होती है, मतलब हाथी की नहीं, हथनी की होती है। वयस्क नर एशियाई हाथी मादा हथनियों की अपेक्षा कम सामाजिक होंगे। सिंपल सी बात है भाई, देखिए मादा है उसको क्या चाहिए, एक ग्रुप चाहिए, आओ बहन चुगली करे वाला, मैंने पहले बताया था। तो इनको एक ग्रुप चाहिए गप्पे गप्पे वगैरह लड़ाने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए, जबकि नर आती अपना मस्त, ठीक है। देखो लिखा भी है, ये प्रौढ़ जो नर हाथी है 30 वर्ष से अधिक आयु में मस्त अवस्था में प्रवेश करते हैं, और इस दौरान नर हाथी सालाना मादा हाथी की तलाश करते हैं। यहीं पे ये शुरू होते हैं, इंस्टाग्राम इनका चलने चालू होता है 30 वर्ष की आयु में मादा हाथी का, समझ सॉरी नर हाथी का मादाओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहाँ से इंस्टा आईडी ढूंढते हैं और घूमने से 1 वर्ष पूरा लग जाता है। अब बात करें पर्यावास की, तो मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण प्रायद्वीप भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। 2017 की गणना के अनुसार भारत में 29,964 हाथी हैं। और ये आपको एक चीज़ बताएं, बाघों की तुलना में भारत में लगभग 10 गुना हाथी, ऐसे याद रख लेना। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे अधिक पूछा जा सकता है, तो 6,049 है। इसके बाद असम में 5719 है। फिर केरल का स्थान है 3,054, केरल वही जहाँ हाथियों को, हथनी को पाइनएप्पल में बम से खिला के उड़ा दिया गया था, समझ गए, वो वाला केरल। हाथियों के समक्ष प्रमुख खतरे हैं मानव हाथी संघर्ष, पर्यावरण का नुकसान और बिखराव, अवैध शिकार और छोटी आबादी और अलग अलग रहने के कारण आनुवंशिक विविधता का नुकसान। हाथियों के संरक्षण हेतु प्रमुख पहलों की बात करें तो भारत ने 1992 में हाथी प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, परियोजना के तहत सरकार हाथियों को बचाने के लिए राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता, कई हाथी रिजर्व विकसित किए जा रहे हैं। माइक कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, एशिया और अफ्रीका में हाथियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। जबकि आपसे पूछ देगा क्या सिर्फ एशिया में, या पूछेगा सिर्फ इंडिया में, नहीं, एशिया अफ्रीका दोनों में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हाथियों को तो हमने बचा लिया, अब आक्रामक प्रजातियों की बात कर देते हैं, इनवेसिव स्पीसीज के बारे में। तो आक्रामक प्रजातियां क्या होती हैं? आक्रामक प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जो बाहर से आती हैं, आपके घर पे कब्जा कर लेती हैं, फिर आपके घर के आवरण को नुकसान पहुंचाती हैं। आवरण मतलब वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। पहले कब्जा करेंगे फिर फैलेंगी, जैसे मान लीजिए आपकी बीवी सॉरी। आगे बढ़ते हैं तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को आक्रामक पादपों की प्रजातियों की ओर से नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। ये रहा काजीरंगा,
काजीरंगा असम में है, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा असम में डिब्रू सखोबा है, नेमेरी है, ठीक है, ओरांग है, मानस है, ठीक है, नेशनल पार्क है ये। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता देते हैं। तो ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट गोलाघाट और नगांव के किनारे पर स्थित है। काजीरंगा के उत्तर में यानी ऊपर की ओर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है और दक्षिण में कार्बी एंगलोंग की पहाड़ियां हैं। काजीरंगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। असम में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी है। आप जाके देखिए, मैंने तो देखा हुआ है। नदियों की बात करें तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी नदियां बहती हैं। वन चौड़ी पत्ती वाले उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पाए जाते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात की बात करें तो भारतीय गैंडा, बाघ, चीता, हाथी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा कुंभी, आंवला, कॉटन ट्री, एलिफेंट, एप्पल आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कहेंगे आक्रामक प्रजातियों के बारे में तो चर्चा नहीं, अब आगे बढ़ो, चर्चा कर रहे हैं। आपकी बीवी की चर्चा जरूर करेंगे आक्रामक प्रजाति की। तो अनसंबंधित तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो काजीरंगा के फील्ड डायरेक्टर ने 18 आक्रामक पादपों की एक सूची सौंपी है, जो पादप देशज घास, झाड़ियों और वृक्षों के लिए खतरा उत्पन्न करते हुए लैंडस्केप पे कब्जा कर रहे हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि जैसे मान लीजिए हाथी है, तो वो जो जहां पर रह रहे हैं वहीं के घास वास खाते होंगे। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप मान लो यूपी में रहते हैं, आप यूपी में रह रहे हैं, तो आपको खाने पीने की आदत क्या है? आलू के पराठे, गोलगप्पे, समोसे, ठीक। अब हो क्या, एक दो दिन तो आप इडली डोसा सांभर खा सकते हैं। सोचो एक आक्रामक प्रजाति है, मतलब साउथ इंडियन पूरे लोग आए, जैसे हम लोग उनके यहाँ पे पहुंच जाते हैं, पूरा साउथ इंडियन यहाँ पे बस जाए आके, ठेले वाले सब साइड हो जाए आके, वही लोग पूरा साउथ इंडियन स्टॉल लगा लें, सिर्फ और सिर्फ आपको साउथ इंडियन फूड मिले। एक दिन दो दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद आपका मन नहीं होगा, फिर बाहर खाने का मन नहीं होगा। इस तरह से आपको पूरा इन्वायरमेंट ही खराब हो जाएगा। उसी तरह से आक्रामक प्रजातियों की बात कर लेते हैं। तो शाकाहारी जानवर आमतौर पर आक्रामक पादपों के सेवन से बचते हैं। ऐसे में ये पादप खतरनाक गति से पुनः उत्पन्न होते रहते हैं और देशज वनस्पतियों को सीमित करने के लिए खतरा पैदा करते हैं। भारत में कई आक्रामक प्रजातियों की पहचान की गई, जिसमें है बॉम्बैक्स सेइबा, क्रेतरेवा मैग्रा, ट्रेविया न्यूडिफ्लोरा, लेगरस्ट्रोमिया स्पिसोमा, लेगस्ट्रोमिया परवीफ्लोरा। कौन सा याद करना आगे बताऊंगा, चिंता मत करिए। लिट्सिया सेल्सिफोलिया, सिक्यूनेगा इरोसा, रोजा इनवालुक्रेटा, पोमिया कैमिया, डर्म्स क्यूनिलोलिया, कैल्मस टेनविस और ली मैक्रोफिला। पता नहीं ये लोग यार ऐसे नाम क्यों रखते हैं, बताओ। अब कितना बड़ा इंटेलिजेंट, उसे पूछ लो, बोलो बताओ ये नाम बता पाएगा क्या? अरे सिंपल नाम रखो ना आक्रामक प्रजातियों के। चुन्नू का पौधा, मुन्नू पौधा, प्रदीप का पौधा, राजीव का पौधा, ये सब क्या नाम है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पहचानी गई प्रजातियों में हर्बल गुण भी है, जैसे कि ली मैक्रोफिला और सेस्ट्रम ड्यूरनम आदि इसके उदाहरण है। हालांकि इनकी उपयोगिता से कहीं अधिक है। यानी कि देखिए, कोई भी हर्बल होगा तो विषाक्त होगा, लेकिन विषाक्त ये ज़्यादा है। जहाँ की लोकल प्रजातियां हैं, जीव जंतु, उनके लिए ये खतरनाक है। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आक्रामक प्रजातियों को प्रायोगिक तौर पर समाप्त करने, काटने, छाटने, उखाड़ने और घेरने की अनुमति मांगी गई है। आक्रामक प्रजाति के बारे में हमने बताया था कि आक्रामक प्रजाति एक ऐसी प्रजाति होती है जो एक नए परिवेश, जहाँ की मूल निवासी नहीं होती है, में पारिस्थितिक या आर्थिक नुकसान का कारण बनती है, जैसे कि आपकी बीवी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए भारत में पार्थेनियम प्रजाति 1950 के दशक से अमेरिका से आयातित गेहूं के माध्यम से भारत आई थी। लेंटेना दक्षिण अमेरिका से सजावटी पौधों के रूप में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। ये दोनों प्रजातियां भारत के 40% से अधिक टाइगर रिजर्व के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। ये याद रख लेना आपको, पार्थेनियम और लेंटेना घास। लेंटेना दक्षिण अमेरिका से और पार्थेनियम अमेरिका से। ठीक है, अब बात करते हैं सुर्खियों में रही कुछ आक्रामक प्रजातियों के बारे में। तो नंबर 1, विलायती कीकर के बारे में। विलायती कीकर, कीकर समझ लीजिए शुष्क वाली है। तो दिल्ली सरकार दिल्ली के मध्य कटक सेंट्रल रिज की पारिस्थितिकी बहाली के लिए कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत आक्रामक विलायती कीकर, जिसको बोलते हैं प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा, के स्थान पर स्वदेशी प्रजातियों को उगाया जाएगा। कीकर दक्षिण और मध्य अमेरिका का स्थानिक वृक्ष है। इसे भारत में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। भारत में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सी घटिया चीज़ें को लाया गया था।
इसमें से एक एडविना माउंटबेटन थी और एक ये सब थी। ठीक है, भारत लाने का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों की ईंधन और लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करना तथा निम्नीकृत भूमि को पुनर्बहाल करना था। इसमें खरपतवार जैसे गुण होते हैं, यह शुष्क परिस्थितियों में वृद्धि कर सकता है, साथ ही यह जहाँ भी उगता है वहाँ किसी अन्य वृक्ष को उगने नहीं देता। इसके अलावा यह जल स्तर में भी कमी लाता है। इसके बाद अमेरिकन बुल फ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक याद रख लेना। यह हालिया अध्ययन के अनुसार 1986 से 2020 के बीच इन दो प्रजातियों ने विश्व की अनुमानित $16 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। ये फसल में नुकसान से लेकर बिजली कटौती जैसी अनेक समस्याओं का कारण बन गई है। अमेरिकन बुल फ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नेक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेना स्पेक्टाबिलिस। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बफर जोन के 800 से 1200 हेक्टेयर पर सेना स्पेक्टिवलिस नामक एक आक्रामक प्रजाति तेजी से अपना विस्तार कर रही है। यह प्रमुख खतवार लैंटेना कैमरा भी टाइगर रिजर्व की जैव विविधता के लिए खतरा हम बता चुके हैं। लैंटेना का सेना स्पेक्टिवलिस के बारे में बात कर लेते हैं। ये चमकीले पीले फूलों वाला एक विदेशी वृक्ष है। इस वृक्ष को दक्षिण और मध्य अमेरिका से एक सजावटी प्रजाति व जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भारत लाया गया था। सजावटी चीज़ें लाओगे तो पता ही है आपको, बाद में पछताओगे। तो यह स्थानीय जैव विविधता पर नकारात्मक रूप से प्रभावित देसी प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष संकट पैदा कर रही, साथ ही वन्य जीवन के लिए भोजन की उपलब्धता को भी सीमित कर रही। सब तो खुद ही खा जाती है। रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए की बात कर लेते हैं। तो विशेषज्ञों के अनुसार आक्रामक साउथ रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए की उपस्थिति भारतीय जैव विविधता के लिए खतरा बन गई। समझ रहे हो, लाल कार्ड वाला। अब बात करें तो रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए तेजी से परिपक्व और बड़े होते हैं, अधिक संख्या में संतान पैदा करते हैं। समझ रहे हो, रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए तेजी से परिपक्व होंगे, तेजी से बड़े होंगे, अधिक संख्या में संतान पैदा करेंगे। इस प्रकार यह प्रजाति ताजे जल के जो देसी कछुए हैं उनको खतरा उत्पन्न कर देंगे। ये भोजन, नेस्टिंग्स और धूप सेंकने वाले स्थलों के लिए देसी कछुओं से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पे देसी कछुए उनको भगाने का प्रयास करेंगे। ये देसी रेप्टाइल्स प्रजातियों में रोगों और परजीविता को भी संचारित करते हैं, परजीवियों को भी संचारित करेंगे। परजीवी इनको फैलाते हैं ये विदेशी वाले। पर्यावास यह प्रजाति दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की स्थानिक प्रजाति है। वैज्ञानिक नाम याद रख लेना इसका है ट्रैकेमिस स्क्रिप्टा एलिगेंस। एक चीज याद रखो, स्क्रिप्ट से याद रख लेना, ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं देसी कछुए भाग जाते हैं। IUCN रेड डेटा लिस्ट में ये लिस्ट कंसर्न है, इनकी चिंता ही नहीं करनी, साले बहुत हो गए। चलिए आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में, इको सेंसिटिव जोन। तो इसकी चर्चा करते हैं। इको सेंसिटिव जोन जिसको बोलते हैं ESZ। तो हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ESZ के संदर्भ में एक निर्देश दिया। इसके तहत कहा गया कि प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य की निर्धारित सीमाओं के चारों ओर अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1 किलोमीटर का क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित होना चाहिए। इस निर्णय के संबंधित अन्य तथ्य की बात कर लेते हैं। तो ये निर्देश दिया गया TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघवाद के तहत दायर याचिकाओं पर। यह कहाँ लागू होगा? यह आदेश ऐसे सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में लागू होगा जहाँ न्यूनतम ESZ निर्धारित नहीं किए गए। इस निर्णय से संबंधित अन्य मुख्य विशेषताओं की बात करें कि यदि मौजूदा ESZ का विस्तार 1 किलोमीटर के बफर जोन से अधिक है अथवा यदि किसी वैधानिक संस्था द्वारा इस उच्चतर सीमा को निर्धारित किया गया है तो ऐसी स्थिति में विस्तारित सीमा ही मान्य होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट ने कह दिया 1 किलोमीटर का होना ही चाहिए और पहले से 5 किलोमीटर सेंसिटिव जोन था, बोले हटाओ हटाओ हटाओ, कोर्ट मजा ही आ गया 4 किलोमीटर और हटा दो। अधिकारियों क्या है, कम काम करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, तो वैसे का वैसा ही रहेगा। 1 से कम है तो मिनिमम 1 करना है। ESZ के भीतर किसी भी नए स्थायी ढांचे के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। इको सेंसिटिव जोन के और राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के भीतर खनन की अनुमति कभी नहीं होगी। ESZ के 1 किलोमीटर या विस्तारित ESZ के भीतर पहले से ही जारी गैर प्रतिबंधित गतिविधियों को करने की अनुमति दी जा सकती है। इसमें प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसमें
पीसीसीएफ्स को ईएसजेड के भीतर मौजूदा संरचनाओं की एक सूची तैयार करने और 3 माह के भीतर कोर्ट के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। लोकहित के संबंध में अपरिहार लोकहित के संबंध ईएसजेड के दायरे संबंधी अनिवार्यताओं में कभी कभार छूट दी जा सकती है। ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के संदर्भ में जिनके लिए किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्ताव नहीं किया गया, उनके लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ईएसजेड के रूप में 10 किलोमीटर के बफर जोन को लागू किया जाएगा। किनके क्षेत्र में? जिनके क्षेत्र में कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। ईएसजेड के भीतर की गतिविधियों का वर्णन करें। प्रतिबंधित क्या है? तो वाणिज्यिक खनन, ठीक है, आरा मिलों की स्थापना, प्रदूषणकारी उद्योग, वृहद जल विद्युत परियोजनाएं प्रतिबंधित हैं। विनियमित यानी कि रक्षा उपायों के साथ अनुमति, यानी कि रक्षा उपायों के साथ अनुमति, जैसे वृक्षों की कटाई, होटलों और रिसोर्ट्स की स्थापना, कृषि प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, सड़कों का चौड़ीकरण, विदेशी प्रजातियों को लाना। इसके अलावा स्वीकृत क्या है? वर्षा जल संचयन, जैविक कृषि, स्थानीय समुदाय द्वारा की जा रही कृषि और बागवानी पद्धतियां और सभी गतिविधियों के लिए हरित तकनीकी को अपनाना। ईएसजेड को घोषणा हेतु क्या प्रक्रिया होती है वो भी समझ लीजिए। तो पहले संबंधित जानकारी की सूचना बनाना, यानी कि रेंज अधिकारियों की मदद से प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के साथ साथ महत्वपूर्ण कॉरिडोर के आसपास की गतिविधियों की सूची बनाई जाती है। इसके बाद समिति का गठन किया जाता है। तो समिति का कार्य होता है ईएसजेड की सीमा निर्धारित करना और इसके प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना। इसके तहत विनियमित की जाने वाली गतिविधियों का वर्गीकरण भी शामिल होता है। समिति में सामान्य रूप से वन्यजीव वार्डन एक प्रस्थ के विज्ञानी तथा स्थानीय स्वशासन और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। ईएसजेड की अधिसूचना तो अंतिम प्रस्ताव को आगे की प्रक्रिया और संबंधित अधिसूचना को जारी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भेज दिया जाता है। ठीक है, पीसीसीएफ का मतलब हो गया प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे ही तो बढ़ना है। या तब तक लागू रहेगा कौन सा? 10 किलोमीटर वाला। भाई जिनके बारे में कोई निर्धारित नहीं तो मिनिमम बफर जोन 10 किलोमीटर कर दिया और तब तक लागू रहेगा जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। अब बात करें पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों ईएसजेड के बारे में, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर मौजूद पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण व संवेदनशील क्षेत्र को ईएसजेड के रूप में जाना जाता है और इन्हें औद्योगिक प्रदूषण और अनियंत्रित विकास के संरक्षण प्रदान हेतु निर्धारित किया गया। अधिसूचित इसे केंद्र सरकार द्वारा अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह याद रखना है, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया जाता है। और ईएसजेड के लक्ष्य क्या है? तो ईएसजेड को संरक्षित क्षेत्रों के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में बनाया जाता है, यानी कि अगर कोई घटना दुर्घटना हो तो ईएसजेड पे ज़्यादा बीते, मेन एरिया पे नहीं। मान लो आग ही लग जाए तो ईएसजेड में मान लो लगे आग, तो मेन जंगल तक आग पहुंचते पहुंचते रोका जा सके। ईएसजेड संक्रमण क्षेत्र यानी कि ट्रांजिशन जोन की तरह होते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र अधिक संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों से कम संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों तक होते हैं। या पीएस के आसपास, प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बजाय उन्हें विनियमित करते हैं। प्रतिबंधित नहीं करते हैं, उन्हें विनियमित करते हैं कि कैसे करना है। 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार ईएसजेड का विस्तार, तो ये संवेदनशील कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी परियोजना और पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्र जो संरक्षित क्षेत्र के लैंडस्केप या भू दृश्यों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वे इनसे 10 किलोमीटर से अधिक दूरी भी है तो उन्हें ईएसजेड में शामिल कर लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए एक यहाँ पर है कुछ संरक्षित क्षेत्र, एक यहाँ पर है, तो बीच का जो क्षेत्र है ये अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी है तो इन्हें ईएसजेड में शामिल कर लिया जाएगा। तो ईएसजेड के क्षेत्र का वितरण और विनियमों का विस्तार अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग होता है। अब बात करें संबंधित सुर्खियों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने गौडगिल और कस्तूरी रंगन समितियों की रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी।
क्या थी आप सुन लीजिए। पश्चिमी घाट पर गौडगिल समिति और कस्तूररंगन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू नहीं करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। मिलान में आया है कस्तूरी रंगन समिति और गौडगिल समिति किस घाट से, तो पश्चिमी घाट से संबंधित है। याचिका में यह कहा गया था कि सिफारिशों को लागू करने से पश्चिमी घाट विशेषकर केरल के नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। पश्चिमी घाट के संरक्षण पर एक नज़र डालते हैं तो गौडगिल समिति सन याद रखना 2011 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई समितियां इंपॉर्टेंट होती हैं उसमें से एक है गौडगिल समिति। 2011 ने पश्चिमी घाट के क्षेत्र के 64% भाग को अलग अलग स्तरों वाले पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ESA के रूप में घोषित करने की सिफारिश की थी। कितने परसेंट भाग को? 64% भाग को। और कितने अलग अलग स्तरों में? 2011 में गौडगिल समिति की सिफारिश आई थी। हालांकि इस सिफारिश को बड़े पैमाने पर विरोध किया गया। इसके बाद कस्तूरी रंगन समिति गठित हुई 2013 में। इस समिति ने पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल के 37% क्षेत्रफल को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित करने की सिफारिश करी। यानी कि पहले 64% थी, कस्तूरी भाई ने, कस्तूरी मतलब मृग होता है ना कस्तूरी, उसी से याद रख लेना 64%, फिर कर दी 37% भाग, 37% भाग को कह दिया किसने? सॉरी पहले गॉड आए, गॉड ने कहा कि 64% भाग को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित करेंगे। उसका विरोध हुआ, फिर आ गए कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग ने कहा कि 37% एरिया को ऐसा घोषित करें। कस्तूरी रंगन रिपोर्ट समिति की रिपोर्ट में गौडगिल समिति द्वारा सिफारिश की गई श्रेणीकरण की प्रणाली को हटा लिया गया। इसकी बजाय इसने क्षेत्र में मानव गतिविधियों के प्रदूषण प्रभावों के अनुसार रेड, ऑरेंज, ग्रीन रंग के वर्गीकरण की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा। इसने लाल श्रेणी के तहत शामिल खनन, कार, उत्खनन उद्योगों की स्थापना और ताप विद्युत परियोजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जैव विविधता विरासत स्थल के बारे में। तो इसमें क्या है, आगे बात करेंगे। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचना जारी करके मदुरै जिले के अरीतापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। राज्य का पहला कौन सा? अरीतापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को। ठीक है, जैव विविधता विरासत स्थल की बात कर लेते हैं। तो ये अद्वितीय एवं सुवेद यानी कि वल्नरेबल पारिस्थितिक तंत्र वाले परिभाषित क्षेत्र हैं। ये स्थलीय, तटीय, समृद्ध जैव विविधता वाले अंतःस्थलीय तथा समुद्री जल में भी पाए जा सकते हैं। जैव विविधता अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार जैव विविधता विरासत स्थल की पहचान की जा सकती है और उन्हें अधिसूचित किया जा सकता है। धारा 37 याद रखना, धारा 37 के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है। कौन? राज्य सरकार। किसने किया? अभी तमिलनाडु सरकार ने। राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के परामर्श से सभी विरासत स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण के नियम भी बना सकती है। राज्य सरकार बनाएगी नियम किससे पूछ के? केंद्रीय सरकार के परामर्श से। जैव विविधता विरासत स्थल का निर्माण स्थानीय समुदायों द्वारा स्वेच्छा से तय की गई प्रथाओं के अलावा उनके द्वारा प्रचलित प्रथाओं और उपयोग में लाई जाने वाली प्रथाओं पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकारों को भी इस तरह की सूचना से आर्थिक रूप से प्रभावित किसी व्यक्ति या लोगों को वर्ग को मुआवजा देने की योजनाएं बनाने, उनका पुनर्वास करने का भी अधिकार है। राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बोर्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी, प्रासंगिक सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से हेरिटेज साइट की घोषणा, जैव विविधता क्षेत्र की घोषणा के लिए सुझाव आमंत्रित कर सकते हैं। इसमें ग्राम सभा, पंचायत, शहरी वार्ड, वन सुरक्षा समिति, आदिवासी परिषद जैसे संस्थान भी शामिल हो सकते हैं। वर्तमान समय में भारत में 35 जैव विविधता संरक्षित हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें माजुली, उन्नाकोटी, सिलाचारी गुफाएं और अमरकंटक आदि शामिल हैं। 2007 में कर्नाटक के बेंगलुरु में नल्लोर के इमली के बगीचे, नल्लोर टैमरिंड ग्रोव को भारत का पहला
जैव विविधता हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। BHS यानी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 2007 में, कर्नाटक के बेंगलुरु के नल्लोर के इमली के बगीचे। ठीक है, आइए ऊपर देखते हैं थोड़ा सा। तो अरिता पट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 16वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं के शासनकाल के दौरान निर्मित अनाईकोंडन तालाब भी शामिल किए गए हैं अरिता पट्टी में। यहाँ मौजूद महापाषाण कालीन संरचनाएं, शैलकृत मंदिर, तमिल ब्राह्मी शिलालेख और जैन वेद का पीठिका आदि इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। अरिता पट्टी गांव में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण 3 शिकारी पक्षियां भी हैं। रैप्टर्स, लैगर फाल्कन, शाहीन फाल्कन और बोनेली ईगल। यह भारतीय पेंगोलिन, स्लेंडर लोरिस और अजगर जैसे वन्य जीवों का भी पर्यावास स्थल शामिल है। ठीक है, ये है आपका अरिता पट्टी। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है, आप ध्यान रखना। और इसमें पांड्य शासनकाल के दौरान की अनाईकोंडन तालाब भी इसमें शामिल है। इसके अलावा महापाषाण संरचनाएं, शैलकृत मंदिर, तमिल ब्राह्मी शिलालेख और जैन वेद का भी इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर 3 मुख्य प्रजातियां फाल्कन की, लैगर फाल्कन, शाइन फाल्कन, बोनेली ईगल। और इसके अलावा भारतीय पेंगोलिन जो रेंगने वाला जीव है, स्लेंडर लोरिस और अजगर जैसे वन्य जीवों का पर्यावास स्थल भी शामिल है। BHS में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स में निम्नलिखित घटकों में से कोई एक या अधिक शामिल होते हैं। कौन कौन? वन्य और पालतू प्रजातियां या अंतर्विशिष्ट प्रजातियों की समृद्धता, उच्च स्थानिकता, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां तथा कीस्टोन प्रजातियों की उपस्थिति, विकासवादी महत्व की प्रजातियां जैसे घरेलू संकर प्रजातियों के वन्य पूर्वज या उनकी किस्में। इसके अलावा जीवा संस्तर और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिकता व सौंदर्यवादी मूल्यों वाले जैविक घटकों की पूर्व में उपस्थिति। इसके साथ साथ मानव सहयोग से लंबे इतिहास सहित और उसके बिना सांस्कृतिक विविधता के रखरखाव के लिए भी ये महत्वपूर्ण। सिर्फ जैव विविधता नहीं है, इसमें सांस्कृतिक विविधता भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं भारत में अनेक प्रकार के संरक्षित क्षेत्रों के बारे में। पहले भी हमने इस पर कंप्लीट वीडियो बना दिया, अब एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 के तहत ये अधिसूचित किए जाते हैं और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा नेशनल पार्क अधिसूचित किए जाते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सुरक्षा की तुलना में ये अधिक संरक्षित हैं। भाई जिसमें नेशनल जुड़ जाए तो आप समझ लो। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के तहत राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा अनुमत लोगों को छोड़कर राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है और देश के भौगोलिक क्षेत्र के 1.23 याद रखना % को कवर करने वाले 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो ये भी WPA 1972 के तहत अधिनियमित है और किसके द्वारा अधिसूचित किया जाएगा? राज्य सरकार एक अभ्यारण्य के रूप में इसे गठित करेगी। मानदंड: यदि कोई क्षेत्र किसी भी आरक्षित वन या प्रादेशिक जल में शामिल क्षेत्र के अलावा पर्याप्त पारिस्थितिक जीव, वनस्पति, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक व प्राणी संबंधी महत्व का है तो उसको घोषित किया जा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभ्यारण्य क्षेत्र के भीतर कुछ प्रतिबंध के साथ मानव गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है, नेशनल पार्क में नहीं दी गई थी। भारत में 550 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य भौगोलिक क्षेत्र के 3.6%, नेशनल पार्क 1.23%, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3.64% है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की सबसे ज़्यादा संख्या अंडमान निकोबार में। नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा NP हैं, MP में ज़्यादा, WS है अंडमान निकोबार में ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद बात करें कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि सामुदायिक रिजर्व या संरक्षण रिजर्व की। तो किसके साथ ये अधिसूचित किए जाएंगे? ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में ये शामिल किए गए। किसके द्वारा अधिसूचित? केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के बाद राज्य सरकार परामर्श लेगी। स्थानीय समुदाय और केंद्र का कौन? राज्य सरकार ये कम्युनिटी रिजर्व घोषित करेगी।
मानदंड क्या है? यह एक अधिवासित क्षेत्र होता है जो सामान्यतः देश के स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभ्यारण्य या आरक्षित तथा संरक्षित वनों के मध्य बफर जोन या कनेक्टर का काम करता है, या गलियारे कॉरिडोर की तरह। इस क्षेत्र में कुछ भूखंड निजी स्वामित्व के भी होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को भी संरक्षित क्षेत्रों में नामित किया जा सकता है जो निर्जन और पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में हो, परंतु समुदाय द्वारा निर्वाह के लिए ये उपयोग किए जा सकते हैं। भारत में 200 से अधिक सामुदायिक रिजर्व और 97 संरक्षण रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व फिर से आगे हैं तो पढ़ लेते, क्या दिक्कत है। तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत है, और किसके द्वारा? ये प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसका NTCA द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। मानदंड बाघों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं। एक टाइगर रीजन एक कोर या क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट होता है जिसमें एक अनुल्लंघनीय यानी कि इनवायलेबल क्षेत्र के रूप में प्रतिबंधित किया जाता है। इसके अंतर्गत इसका बफर या परिधि क्षेत्र कोर एरिया में संलग्न होता है जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर कुछ कम ध्यान दिया जाता है। देश में फिलहाल 53 टाइगर रिजर्व है। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात कर लेते हैं तो यह भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत अधिसूचित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा ही होता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं राज्य सरकार। नेशनल पार्क होता है मुख्यतः केंद्र सरकार, बाकी मतलब केंद्र और राज्य दोनों, बाकी सब में राज्य सरकार है। इसे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के सीमांकित क्षेत्र होते हैं। इन्हें वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना बाघ संरक्षण के उद्देश्य से अनुल्लंघित रखा जाता है, यानी कि एंट्री नहीं होगी मनुष्यों की ज़्यादा। भारत में CTH यानी क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट के सबसे बड़ा क्षेत्र है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो आप ये बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो समुद्री संरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की। तो एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से समुद्र में स्थित ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मानव गतिविधियों के निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों की तुलना में अधिक सख्ती से विनियमित, रोका नहीं गया है, विनियमित कैसे करना है, रोक, आंशिक रोक, भूमि पर स्थित उद्योगों के समान। इन स्थानीय क्षेत्रों की स्थानीय, राज्य, प्रादेशिक, स्थानिक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय अधिकरणों द्वारा प्राकृतिक या ऐतिहासिक समुद्री संस्थान हेतु विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा प्रदत्त एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण के अनुसार कोर, बफर और संक्रमण जोन विभाजित किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें 12 को यूनेस्को मैप प्रोग्राम के तहत मान्यता प्राप्त है। अब बात करें पक्षी अभ्यारण्य की, तो पक्षी अभ्यारण्य प्राकृतिक क्षेत्र होते हैं जो पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करते हैं। भारत में 70 से अधिक पक्षी अभ्यारण्य हैं। अब बात करें महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के बारे में, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज के बारे में, तो घोषणा करती है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल IBA कार्यक्रम के तहत संपूर्ण विश्व में पक्षियों और उनसे संबंधित जैव विविधता के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों के वैश्विक नेटवर्क की पहचान करना, इसकी निगरानी करना और सुरक्षा करना होता है इनका काम। चल रहा है क्या? एक मिनट, एंड है, हो जाना चाहिए भाई, रुकना मत। चल रहा है? हेलो, आवाज आ? ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट बचा है, 2-3 मिनट का होगा, 2 मिनट का भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट करते हैं अभी। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार IBA यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज की पहचान मानकीकृत मानदंडों पर आधारित, अर्थात विश्व स्तर पर संकटग्रस्त एक या एक से अधिक पक्षी प्रजातियों की महत्वपूर्ण संख्या अगर वहां पर उपस्थित हो तो। इसके अलावा प्रतिबंधित श्रेणी की प्रजातियों या बायोम प्रतिबंधित प्रजातियों के निवास स्थलों के समूह में से एक हो तो। इसके अलावा असाधारण रूप से बड़ी संख्या में प्रवासी या सामूहिक पक्षी पाए जाते हो तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने भारत में 554 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज की पहचान की है। इसके बाद बात करें प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वह स्थान जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, उसी को हिंदी में लिख दिया है, यूनेस्को द्वारा विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के रूप में सूचीबद्ध हो। भारत में 7
यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। देखो ये मना कर रहा, कह रहा बस करो। अरे रुक जा भाई, एक लाइन बची, रो क्यों रहा है। हाँ, 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल हैं। एक है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, नाम याद रख लेना ये सातों के, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट। कौन कौन से? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, इसके अलावा काजीरंगा, केवलादेव, मानस, नंदा देवी और फूलों की घाटी, सुंदरवन और पश्चिमी घाट। इसके बाद सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र, ये आपको कराए जाएंगे अगले वीडियो में। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना किसी को वन दरोगा की, तो आप HERIMKP@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।